फूलपुर गांव में रामलाल नाम का एक आलू का व्यापारी रहता था। रामलाल बहुत ईमानदार और मेहनती व्यापारी था। वो रोज सुबह मंडी जाता और आलू खरीद के शाम को बाजार में बेचने निकल जाता। ये रामलाल के रोज की दिनचर्या थी। 10 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो आलू, ताजे ताजे आलू ले लो भाई साहब। कैसे दिए भैया आलू? 10 रुपए किलो है बहन जी। पूरे बाजार में इससे अच्छे और सस्ते आलू नहीं मिलेंगे। ठीक ठाक लगाओ ना भैया, मैं तो रोज आती हूँ, लेकिन मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। और ठीक ठीक का क्या मतलब? सस्ते तो हैं। लो, ग्राहक से बात करने की तमीज ही नहीं। अरे रखो अपना आलू। बड़ी अजीब औरत है। अरे पप्पू, जरा 2 किलो बड़े बड़े आलू तौल दियो। जी काका, 1 किलो आलू देना भैया। इसी तरह भीड़ बढ़ती जाती और कुछ ही देर में रामलाल के सारे आलू बिक जाते। रामलाल की इस तरक्की को देख के नत्थू दादा खूब जलता था। किसी जमाने में नत्थू दादा के पिता इस इलाके के बहुत बड़े व्यापारी थे। रामलाल पहले उन्हीं के यहाँ नौकर हुआ करता था। अरे क्या हुआ नत्थू दादा, इस तरह रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? देख रहा हूँ बहुत माल कमा रहा हो रामलाल। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने भी तो बहुत कमाया है। इसी बाजार में तो तुम्हारे पिताजी बैठा करते थे, जानता हूँ। और मैं देख रहा हूँ तुम वो जगह मुझसे छीन रहे हो। नहीं, ये गलत है। मैंने कुछ नहीं छीना है तुमसे। अगर तुमने अपने पिता की तरह मेहनत की होती तो उनकी जगह तुम होते, लेकिन तुमने गुंडागर्दी को अपना रास्ता चुना। मुंह बंद रखो अपना, कान पका डाले भाषण दे दे के। अब जल्दी से हफ्ता निकालो और अपना रास्ता नापो। हफ्ता? कैसा हफ्ता नत्थू दादा? हफ्ता बोले तो सिक्योरिटी मनी। शट अप कलुआ। सिक्योरिटी? लेकिन मुझे किस चीज की सिक्योरिटी? कलुआ जरा बताना तो इसे। अभी बताता हूं। अरे ये कैसा जुर्म है? खुद ही मारते हो और खुद ही हफ्ता मांगते हो। ये नत्थू दादा का स्टाइल है। ऊपर वाले से डरो नत्थू दादा, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाओ, नहीं देता हफ्ता, जो करना है कर लो। एक दिन रामलाल मंडी से आलू की बोरियां लेके आ ही रहा था कि नत्थू दादा उनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। उस दिन नत्थू दादा गुस्से से भरा पड़ा था। क्यों बे रामलाल के बच्चे, देख रहा हूं तेरे भाव बहुत बढ़ गए हैं। अभी तक हफ्ता क्यों नहीं दिया बे? अरे किस बात का हफ्ता? सुबह हुई नहीं कि मुंह उठा के चले आते हो। ये तो बिल्कुल दादागिरी है। इसीलिए तो इनका नाम नत्थू दादा है। कलवा, लगता है रामलाल को अपनी जिंदगी प्यार ही नहीं है। अरे तुम लोग होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? तुम लोग मेरे बेटे को जानते नहीं हो। अगर उसे पता चल गया ना तो तुम लोगों का कचूमर बना देगा। सुन बुड्ढे, जाके बोल देना अपने लड़के को, अगर 2 दिनों के अंदर हफ्ता नहीं मिला ना तो तुझे 6 इंच छोटा कर दूंगा। समझ में आई बात? लगता है तुम लोग को सीधी बातें समझ में नहीं आती। तुम गुंडों से तो मेरा बेटा ही निपटेगा। तुम्हारी ऐसी तैसी। रामलाल ने ये सारी बातें अपने बेटे रघु को बता दी। रघु आग बबूला हो चुका था। गुस्से की आग में रघु नत्थू दादा को सबक सिखाने निकल पड़ा। काफी देर दोनों में तू मैं चलती रही। आसपास के लोग भी जमा हो चुके थे और तभी उनके बीच घमासान शुरू हो गया।
आ गई। अरे ऐसे भी कोई मारता है भला? नत्थु दादा, ये किससे पंगा ले लिया तुमने? लगता है मेरी चमड़ी उधेड़ दी कमीने ने। कलुआ, इससे दो दो हाथ करने का कोई फायदा नहीं। तो क्या हम इस चचुंदर से हार मान लें? अरे नहीं रे कलुआ, अब तो इसे चिरैया ही निपटेगी। चिरैया? अब ये कौन है? चिरैया नत्थु दादा की बहन थी जो शहर में रहती थी। दिखने में बला की खूबसूरत और तेज शातिर दिमाग उसकी खूबी थी। क्या बताऊं बहना, हालत इतनी बुरी है कि हड्डियां भी चीख चीख के कह रही, हम तो टूट गए मालिक, हाय राम। सच में दादा, इतना मारा आपको? मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। ना ना बहना ना, क्या करना है ये मैं बताऊंगा। तुम बस यहाँ आ जाओ, यही बहुत है। अब रामलाल और रघु चैन की सांस ले रहे थे, इस बात से अनजान कि एक दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। आलू ले आलू, ताजे ताजे आलू। ताजे ताजे आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ले लो भाई साहब। अरे वाह, ताजे ताजे आलू अभी अभी खेत से निकाले हो क्या भाई साहब? हाँ हाँ भैया, यही समझ लो। आलू ले लो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। लो, यहाँ 10 रुपए में मिल रहा है और वहाँ 20। दैया। अरे ये क्या? अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? कैसे दी आलू चंपाकली? चंपाकली नहीं, मारो नाम चिरैया है, चिरैया। वाह 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 वाह, कितना प्यारा नाम है। लेकिन आलू कुछ महंगे नहीं है क्या? महंगे कहाँ काका, 10 रुपए किलो वाले सड़े गले आलू से तो लाख गुना अच्छे है ना। एक बार चिरैया के आलू चख के तो देखिए। हाँ, 2 किलो तौल दियो। अरे ये हो क्या रहा है पप्पू? कौन है ये? जो भी है मालिक, इतना तो समझ आ गया कि चैन से जीने नहीं देगी। चिरैया ने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करके सारे ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया था। देर शाम तक रामलाल के सारे आलू ज्यों का त्यों पड़ा रहा। ये क्या बाबूजी, आज सारे आलू वापस ले आए? तो क्या करता, सड़क पे फेंक देता? अरे आप मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? आखिर बात क्या है? बाजार में सब ठीक ठाक तो है ना? कहीं वो नत्थु फिर? अरे ना ना, वो तो कई दिनों से दिखा भी नहीं। लेकिन क्या? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। रघु समझ गया था कि रामलाल उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा जिद नहीं की। रामलाल को भी लगा कि बाजार में उसकी अपनी एक पहचान है, इसलिए वो निश्चिंत था। आलू ले लो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। पप्पू, लगता है 20 रुपए किलो कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। भैया 1 किलो आलू तौल देना। हाँ जी बहन जी। आलू ले लो, 10 रुपए किलो पहाड़ी आलू। अरे वाह, पहाड़ी आलू 10 रुपए में। अरे बहन जी, आपके आलू? ये आलू तो पहाड़ी नहीं लगते, ये खास तरह के आलू हैं, कश्मीर के आलू। अच्छा,
कश्मीरी आलू खाने से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। मैं खुद इसी आलू को खाती हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसीलिए तुम इतनी खूबसूरत हो। एक काम करो, 2 किलो तौल दो। अच्छा। रघु ये सब दूर खड़े होकर देख रहा था। रघु चिरैया को अच्छे से जानता था कि वो नत्थू दादा की बहन है। उसे सारा माजरा समझ आ चुका था। अच्छा, तो ये बात है। उस फटीचर से कुछ नहीं हुआ तो अपनी बहन को भेज दिया मेरे लिए। बहुत जुबान चल रही है तेरी। आज तेरी वजह से मेरा भाई बिस्तर पे पड़ा है। हाँ, वो थोड़ी कसर रह गई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगली बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तेरी तुम्हें उससे पहले अपने 1.5 फुटिया भाई को लेके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना क्या? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अब देखना तुम लोगों को कैसे बर्बाद करती हूँ। रघु अच्छे से जानता था कि चिरैया क्या कर सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि चिरैया एक लड़की थी। इसीलिए उसने चिरैया की शिकायत सरपंच से कर दी। ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। माना कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, हैं? लेकिन उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन सरपंच काका, दिल का दौरा भी इन्हीं लोगों की वजह से पड़ा था। अरे ये सब झूठ है। देखो बिटिया, तुम्हारी ये बिना सिर पैर की बातें ना मुझे समझ में आएगी ना गांव वालों को। अच्छा होगा तुम ये गांव छोड़ के चली जाओ, हैं? मुझे इस गांव में शांति चाहिए, शांति। ये आपने बहुत अच्छा फैसला सुनाया सरपंच जी। हाँ, ये कैसे इंसाफ है? मुझ जैसे अभागन के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हैं? अरे ये सब हो क्या रहा है? ठीक है सरपंच काका, न्याय तो मिला नहीं मुझे, लेकिन जो आप कहेंगे खुशी खुशी मान लूंगी मैं। नहीं, आखिर एक अबला नारी हूं ना। चलती हूँ काका। रुको बिटिया, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, आंखें। लेकिन सरपंच काका। बस रघु, बस। बिन बाप के बेचारी कहाँ जाएगी? अच्छा हुआ इसने मुझे पाप करने से बचा लिया, वरना भगवान मुझे माफ नहीं करता। रघु भैया, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। देख रहा हूं पप्पू कितना शातिर है ये। बहुत घमंड है इसे अपनी खूबसूरती पे ना। अब दिखाता हूं इसे अब मैं क्या चीज हूं। अब देखते जाओ क्या करता हूं इसके साथ। चिरैया की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती थी, जिस पर उसे बहुत घमंड था, और यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक दिन बाजार के रास्ते में चिरैया को एक बाबा जी मिल गए। बाबा जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिटिया, बाबा जी भला क्यों झूठ बोलने लगे? क्या मैं और भी खूबसूरत दिखने लगूंगी? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आज रात इससे अपने चेहरे को धोना, फिर देखना कल सुबह क्या होता है। हाँ। बदले की आग में चिरैया बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। बाबाजी ने जैसा कहा, चिरैया ने बिना सोचे समझे वैसा ही किया। रात में बाबाजी के दिए चूरन का लेप लगा के चैन की नींद सो गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? दादा! अरे क्या हुआ बहना? दादा देखिए ना। बाप रे बाप, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? जरूर ये उस बाबा जी के चूरन का किया धरा है। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो उस बाबा पे भरोसा किया। अरे लेकिन किस बाबा की बात कर रही हो? लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बहना, क्योंकि इस गांव में कोई बाबा नहीं रहते। नत्थू की बात सुन के चिरैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है। इस बात को पुख्ता करने वो वापस उसी जगह पहुंची, लेकिन वहाँ ना कोई बाबा मिला और ना ही उसकी झोपड़ी, क्योंकि वो बाबा कोई और नहीं
बल्कि पप्पू ही था। साजिश? अरे कैसी साजिश? तुम्हें तो अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। मैंने तो उस घमंड को सिर्फ तोड़ा है। इसी घमंड में तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। आज वो मैंने छीन ली। अब आएगी अकल ठिकाने। इसीलिए कहते हैं खूबसूरती का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और जहाँ तक हो सके मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए।